हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इजी विद अंजलि। और आज हमें क्लास 8 चैप्टर 5 देखना है, दैट इज ऑफ साइंस एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। यानी कि आज हमें फोर्सेस को समझना है। आज हम बहुत सारे टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। ये सारी चीजों को आज हम बहुत बहुत सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो जल्दी से बस आ जाओ मेरे साथ और शुरू करते हैं। थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी बट इतनी भी बड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी फिजिक्स है, थोड़े टिपिकल टर्म्स निकल कर आते हैं या फिर मैं कहूं बहुत साइंटिफिक टर्म्स निकल कर आते हैं। तो बहुत ध्यान से बस कीवर्ड्स पर फोकस करना और अपना ध्यान पूरी तरीके से सुनने में और क्या स्लाइड्स को देखने में लगाना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 5 और हम एक कहानी से शुरू करेंगे। बट हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर कौन कौन है? एक है हमारी सोनाली और एक है हमारी मैडम रागिनी। ठीक है, तो सोनाली और रागिनी जाती है साइकिलिंग करने। अब उनके अगेंस्ट हवा चल रही है, बहुत तेजी से हवा चल रही है और रागिनी ने ये फील किया कि जो हवा है वो उसके पीछे की तरफ धक्का दे रही है। तो रागिनी को ये चीज ना, जब वो ऊंचाई पर थी, पहाड़ी की ऊंचाई पर थी, वहां पर वो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी पहुंचने में, क्योंकि जब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो उसको ये फील हो रहा है कि हवा उसको शायद से बैक करने की कोशिश कर रही है, धकेलने की कोशिश कर रही है। तो अब उसको क्या करना पड़ा? पैडल्स को और हार्डर और ताकत लगा के वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब रोड्स हमेशा मैं कहूं स्मूथ तो होती नहीं है, कहीं पर वो रफ होती हैं, कहीं पर वो स्मूथ होती हैं। तो जहां पर रफ पार्ट था वहां पर उसको बहुत मुश्किल हो रही थी पैडल करने में। ठीक है, लेकिन जब वो नीचे आने लगी तो उसकी बाइक उल्टा, एकदम उल्टा, बहुत तेजी से नीचे आ गई बिना किसी पैडलिंग के। उसने बेल को प्रेस किया और उसने हैंडल को टेढ़ा मेढ़ा भी किया ताकि भैया मतलब जो वहां पे भेड़े घूम रही थी वो उसकी साइकिल से टकरा ना जाए। उसने क्या किया? अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करी। पर आप खुद सोचो, मैं आपसे क्या बोल रही हूं कि एक पहाड़ी जब मुझे चढ़ना है, जरा हम पहाड़ी को बना लेते हैं। एक पहाड़ी जब सोनाली और रागिनी को चढ़ना है, चढ़ते वक्त उनको बहुत हार्ड फील हुआ। ओके, लेकिन जब वो पहाड़ी से उतरे तो इतनी स्पीड में उतरे कि उनको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही थी ताकि कोई शीप है जो वहां पर चढ़ रही है, जो भेड़े वहां पर चढ़ने के लिए आई हैं, वो उनसे टकरा ना जाए। तो ये सब हो कैसे रहा है? ये सब हो रहा है ऑल बिकॉज ऑफ फोर्सेस। ओके, समझ में आया इतना? अब फोर्सेस क्या होता है मैम? तो फोर्स को मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊंगी। कोई भी आपसे पूछे कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स का मतलब होता है धक्का देना या फिर खींच लेना। ये कोई व्यक्ति है, अगर मैंने इसको धक्का दिया और आगे पहुंचा दिया तो ये पुश है, लेकिन पुश भी क्या है? फोर्स है। लेकिन अगर वो यहां खड़ा है और मैंने उसको अपनी तरफ खींच लिया यानी कि पुल किया, तो ये भी क्या है? फोर्स है। ओके, तो एग्जांपल्स देखें। देखो, आप बस एक चीज याद रख लो कि अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। अब फोर्सेस क्या कर सकते हैं? वो आप जैसे मान लो आपने किसी बॉल को पुश किया, धक्का दिया, तो वो मूव करना शुरू कर देगी। आपने ब्रेक्स को प्रेस किया, जब आपके पापा गाड़ी चलाते होंगे, भैया गाड़ी चलाते होंगे या फिर मम्मी गाड़ी चलाती होंगी, तो जब आप ब्रेक्स को प्रेस करते हो तो मूव करना वो स्टॉप कर देती है आपकी गाड़ी। यानी कि अगर आपको फास्टर जाना हो, अगर आपको स्लो करना हो, ये सारी चीजें फोर्स की वजह से हो रही है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना हो, आप बाइसिकल चला रहे हो, डायरेक्शन चेंज करना हो, ये भी कौन कर रहा है? फोर्स कर रहा है। अगर आपको शेप को चेंज करना हो, जैसे कि मेरे पास स्पंज हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुछ है, ठीक है, ये एक पैड है, तो हमने क्या किया, ये माउस पैड है और जैसे ही मैं इसको फोल्ड करूंगी तो अपने आप फोल्ड नहीं हुआ, मैंने यहां पर फोर्स लगाया है। तो हमेशा याद रखो कि फोर्स मैक्सिमम आप हर चीज में लगा रहे हो। तो जब आप डोर को पुश कर रहे हो तो वो पुश क्या है? वो पुश क्या है? फोर्स है। ओके, अब देखो, अब हम इस कहानी पर वापस से आते हैं। मैंने आपको ये बताया कि एक पहाड़ी पे वो लोग चढ़ रहे थे, साइकिल चला रहे थे। तो जब वो ऊपर गए तो उनको बहुत मुश्किलें हुई, उन्होंने फील किया कि हार्ड हो रहा है, लेकिन जब वो नीचे आए तो बहुत स्मूथ तरीके से नीचे आ गए। ओके, अब देखो, इस पूरी कहानी में कुछ फोर्सेस निकल कर आए, फोर्सेस के कुछ टाइप्स निकल कर आए, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेन चैप्टर की तरफ जाएंगे।
पहला फोर्स होता है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटी। ये ऐसा फोर्स होता है, अब मैं आपको एक चीज तो बता ही चुकी हूं कि फोर्स दो तरीके का होता है, पुश होता है या पुल होता है। तो ग्रेविटी क्या करता है? पुल करता है। क्या करता है? पुल करता है, नीचे की तरफ खींचता है या फिर अपनी तरफ खींचता है। लेकिन ये फोर्स कौन लगाता है? तो अर्थ लगाती है, पुल ऑफ द अर्थ। ओके, जो कि क्या करता है? हर चीज को डाउनवर्ड पुल करता है, नीचे की तरफ खींचता है। इसका मतलब उसने क्या किया इस कहानी में? उस साइकिल को नीचे की तरफ खींचा, और जैसे ही आपने जैसी कोशिश करी कि आप डाउन द हिल जा रहे हो तो आपको ग्रेविटी फोर्स लगता हुआ समझ में आएगा। तो ग्रेविटी फोर्स ने क्या किया? आपकी साइकिल को बहुत स्मूथली नीचे की तरफ खींच लिया। ओके, नाउ अगला फोर्स जो यहां पर लगा वो है फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ये लिखा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक फोर्स होता है, लेकिन ये कहां पर एक्ट करता है? ये दो टचिंग सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है। क्या बोला मैंने? एक ऐसा फोर्स होता है जो दो टचिंग सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है और उस मोशन को या फिर कोई भी चीज चल रही है उसको रोकने की कोशिश करता है। तो यहां पर क्या हुआ? जब बाइसिकल टायर की बात करी गई, जब रोड की बात करी गई, तो बाइसिकल टायर और रोड के बीच में कौन सा फोर्स था? फ्रिक्शन फोर्स था, जिससे क्या हुआ? आप मूव कर पा रहे हो बिना स्लिप किए, बिना गिरे। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लो आप लोग वॉक कर रहे हो, आपने शूज पहने रहते हैं स्कूल में, और जो ग्राउंड है जिसपे आप वॉक कर रहे हो, तो जब आप चल पा रहे हो वो किसकी वजह से हो रहा है? फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अगर मैं रफ रोड की बात करूं, ये हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, और अगर स्मूथ रोड रहेगी, स्मूथ सरफेस रहेगा, तो फ्रिक्शन उतना ही कम रहेगा। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ओके, चलिए अब आता है एयर रेजिस्टेंस। एयर तो पता है हमको, हवा होती है। रेजिस्टेंस मतलब आप कह सकते हो रोकने की कोशिश करना। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस मतलब विंड की बात करी जा रही है। तो जैसे मान लो मैं कहीं जा रही हूं या फिर कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसमें कहीं ना कहीं एयर पुश करती है। हवा, देखो हवा तो हमको पता है हम देख नहीं सकते, बट ये भी यकीन मानो कि हवा भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। तो एयर क्या करती है? पुश करती है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट मूविंग थिंग्स। तो जैसे मान लो जब कोई हवा है, बहुत तेज हवा है, वो आपके अगेंस्ट बह रही है, मैं इस तरफ जा रही हूं पर हवा एकदम मेरी तरफ बह रही है, तो वो मेरी स्पीड को स्लो कर देगी और आपको और मेहनत करनी पड़ेगी चलने में। आपको ये फील होगा कि कोई तो ऐसी इनविजिबल चीज है जो मुझ पे फोर्स लगा रही है और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूं या फिर मूव नहीं कर पा रही हूं। ओके, चलिए फिर आता है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स वहां पर क्या था? मैंने आपसे क्या कहा था कि रागिनी क्या कर रही है? साइकिल चला रही है, यानी कि वो पैडलिंग कर रही है। ओके, तो अप्लाइड फोर्स मतलब क्या हो गया? ऐसा फोर्स जो मैं किसी चीज पर लगा रही हूं, अप्लाई कर रही हूं, तो वो फोर्स जो आपके लेग से, आपके पैरों से जो पैडल पर लग रहा है वो क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स हो गया। आपका जो पैडल रहता है, आपका जो पैडल फोर्स रहता है, वो बाइसिकल को आगे फॉरवर्ड जाने में हेल्प करता है। ओके, चलिए अब एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसको हम डीपली और आगे पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है? जब आप बेल को रिंग कर रहे हो, ठीक है, जब आप स्टीयरिंग कर रहे हो, तो जब आप बेल को प्रेस कर रहे हो या फिर अपने हैंडल को टर्न कर रहे हो चलाते हुए, तो आपका हैंड क्या करता है? फोर्स को अप्लाई करता है, जो कि आपकी बाइक के मोशन को चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रोब एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले पेज में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी मतलब इस चैप्टर के सबसे पहले पेज में दिए हैं, तो उनके मैंने आंसर्स देखे हैं। ठीक है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको जरूर रीड करना। ओके, इस लेक्चर के बाद इसको प्लीज वापस से अपने पास रखना। ठीक है, अब मैंने आपको जितना समझाया, अभी हमने जितनी स्टोरी देखी, उस स्टोरी को फॉलो करके इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन मेरे साथ रीड करो। ये देखो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाई डज इट फील हार्डर टू पेडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अपहिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड? क्या बोला उसने? ऐसा क्यों होता है कि मैं बाइसिकल पेडल कर रहा हूं या फिर पेडल अ बाइसिकल, जब मैं ऊपर जा रहा हूं या जा रही हूं तो मुझे बहुत मेहनत लग रही है रादर देन ऑन फ्लैट ग्राउंड?
इसका सिंपल सा आंसर है मैम, अभी आपने बताया था, क्योंकि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स यू डाउनवर्ड्स। ये कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। तो जब मैं ऊपर जा रही हूं तो मुझे इतनी मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक ऐसा फोर्स लगा रही हूं, ऐसा पुश फोर्स लगा रही हूं जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ठीक है। अब फ्लैट ग्राउंड में क्या होता है? फ्लैट ग्राउंड में ग्रेविटी आपको स्ट्रेट डाउन नीचे पुल करती है, लेकिन आप तो नीचे ही चल रहे हो तो वो आपके जो मोशन है उसको जाने देगी, आपको रोकेगी नहीं। लेकिन अगर मैं स्लोप की बात कर रही हूं तो ग्रेविटी का कुछ पार्ट होता है, वो वापस से कोशिश करता है कि यार फ्लैट ग्राउंड में तो ये मस्त अपने आप एकदम सीधे सीधे जा रही थी, लेकिन ये अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो इस पे तो ग्रेविटी लगानी पड़ेगी, इसको तो नीचे खींचकर लाना पड़ेगा। सो पार्ट ऑफ ग्रेविटी पुल्स यू बैक अलोंग द स्लोप। स्लोप मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड्स अलोंग द रोड। Okay, this makes you slow and needs more push from your legs. So आपको हमेशा क्या पढ़ना है? बड़ा फोर्स लगाना है with your legs to climb up. अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है तो हमेशा बड़ा और ज्यादा मेहनत करके फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमेशा एक चीज को ना अपने दिमाग में रखो, इमेजिन करना एक भारी सा टॉय जो कि रैंप पे जा रहा है और वो रोल डाउन करना चाहता है, लेकिन अगर आपको उसको ऊपर करना है तो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पुश करना पड़ेगा। ओके, अगला सवाल है, रीड करो पहले क्या लिखा है। Why is it easier to slip on a wet surface? मैम ऐसा क्या होता है कि जब मम्मी बोलती है वहां पानी है, वहां नहीं जाना, फिसल जाओगे, पापा बोलते हैं वहां नहीं जाना, टीचर्स बोलते हैं पानी बरस रहा है, बाहर नहीं जाना, फिसल जाओगे, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी साइंस है। जो आपका गीला सरफेस रहता है, और मैंने आपसे कहा था फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन रफ सरफेस पे बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको मूव करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर मेरा वही सरफेस गीला हो गया तो वेट सरफेस क्या करेगा? एकदम स्मूथ करने की कोशिश करेगा, मेरे जो मेरा सरफेस रहेगा उससे मेरा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो मूवमेंट कम हो जाएगा, मूवमेंट कम हो गया तो मैं चल नहीं पाऊंगा और मैं धड़ाम से गिर जाऊंगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक मजबूत पकड़ होती है, एक ग्रिप होती है दो सरफेसेस के बीच में। मैंने अभी आपको बताया था, तो अगर ड्राई ग्राउंड रहेगा, सूखा ग्राउंड रहेगा, तो आपके शूज उसको अच्छे से ग्रिप कर पाएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड गीला होगा तो वाटर क्या करेगा? एक पतली सी लेयर बना देगा उस सरफेस के ऊपर, और आपकी जो शूज की ग्रिप है वो कमजोर पड़ जाएगी, लेस हो जाएगी, और आपके शूज क्या करेंगे? ज्यादा आसानी से फिसल जाएंगे और हमको चोट लगने की चांसेस बढ़ सकती है। तो लेस फ्रिक्शन का मतलब होता है कि स्लिप करना काफी इजी है। तो आपको क्या करना है? आपको स्लोली स्लोली चलना है ड्राई फ्लोर पे, उसके बाद स्लोली स्लोली चलना है वेट टाइल्ड फ्लोर पे। लेकिन प्लीज ध्यान से चलना है, ये मत करना कि अंजलि मैम ने कहा था तो हमने चल के देख लिया और फिर हम गिर पड़े। ओके, ये सब नहीं करना, बस एक्सपेरिमेंट के लिए है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप जब वेट फ्लोर पे चल रहे हो तो आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स खुद से समझ में आएगा, भैया अब गिरा अब गिरा अब गिरा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब आपके पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं गीली जगह नहीं जाना है, फिसलने की चांसेस है, तो प्लीज उसको सुनो, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और हमारे गिरने की चांसेस बहुत 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 बढ़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, Why do we feel light? क्यों हम बहुत हल्का महसूस करते हैं या फिर एकदम उड़ते जैसा महसूस करते हैं आफ्टर जब मेरा स्विंग या फिर मेरा जो झूला है वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, और जब वो पूरा नीचे आता है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के फिर वो नीचे आता है, तब मुझे इतना लाइट क्यों फील होता है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब गए उड़ना, मतलब उड़ना ही शुरू कर देंगे? देखो, जो आपकी सीट होती है जिस पर आप बैठे हो वो आपको पुश करती है अप, ठीक है, ऑन यू लेस, while you begin to fall down so you feel lighter। देखो, जब आप स्विंग पर बैठते हो, जब आप झूले पे बैठते हो, तो जो सीट जो नॉर्मली रहती है वो आपकी बॉडी को पुशअप करती है। पुशअप मतलब ऊपर की तरफ धकेलती है, और वो जो अपवर्ड पुश रहता है, जो ऊपर की तरफ पुश रहता है,
वो आपको फील होता है एज वेट। ठीक है, अब जब आप स्विंग के टॉप पर हो, ठीक है, तो स्विंग क्या करता है, धीरे 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 नीचे आने की कोशिश करता है, फिर नीचे ही आता है, और उस मोमेंट पे जो आप रहते हो और जो आपका झूला रहता है वो नीचे की तरफ आता है, यानी कि एक्सेलरेट करता है पूरी स्पीड में। तो अगर आप नीचे की तरफ एक्सेलरेट करोगे तो सीट क्या करेगी, ज्यादा प्रेस नहीं करेगी, ज्यादा कुछ फोर्स नहीं लगाएगी, तो लेस अपवर्ड पुश रहेगा। अगर ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो यू फील लाइटर लाइक फ्लोटिंग। दिस फीलिंग इज सिमिलर टू द स्मॉल ड्रॉप यू फील ऑन अ रोलर कोस्टर। इसको मैं और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूं। ठीक है, देखो, आप झूले पर बैठे, ठीक है, आप झूले पर बैठ गए, अब आपको किसी ने ऐसे झुलाया तो आप ऊपर गए। जब ऊपर गए ना तो कुछ फील नहीं होता ज्यादा कि चलो ऊपर तो चले गए, और ये सब चीजें विद इन सेकेंड्स हो रही होती हैं। ऊपर चले गए, क्यों ऐसा क्यों फील नहीं होता, क्योंकि आपकी सीट है वो आपको अच्छे से धकेल रही है, उसने ऊपर तक आपको पहुंचा दिया, हेल्प कर दी। लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हो आपके पेट में एक अजीब सी, आप जो जिनको ये फील होता होगा ना वो समझ पा रहे हैं कि अजीब सा लगता है कि बाप रे इतना पेट हल्का कैसा हो गया, और दुनिया इतनी हल्की क्यों लग रही है, अभी उड़ना शुरू कर दिया, अभी गिर गए एकदम। अपन ऐसा फील करते हैं कुछ है ही नहीं, कुछ वजन ही फील नहीं होता है। वो इसीलिए होता है कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तब तो सीट ने पुशअप किया, तब तो सीट ने पूरी मेहनत करी, लेकिन जब नीचे आ रहे हैं तो हम पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, हम एकदम लाइट वेट हो जाते हैं, इसीलिए इतना डिफरेंस दिखाई देता है। तो आपको एक चीज इमेजिन करनी है, आपको अपने हाथ में एक बुक को होल्ड करना है, ठीक है, और क्विकली मूव योर हैंड डाउन। यू फील द बुक इज लाइटर फॉर अ मोमेंट। ठीक है, क्या करना, जैसे ऐसे ये तो बुक नहीं कुछ और है, तो आपने जैसे इसको हाथ में लिया और हाथ में लेके एकदम से नीचे कर देना, तो आपको फील होगा कि एकदम से बुक भी लाइट होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर उस टाइम पर कोई फोर्स नहीं लगा था। तो क्या करना, एक बार बुक को उठाना, उठाने के बाद एकदम से नीचे लेके जाना हाथ को, एंड यू विल फील कि ओके, जब नीचे आते हैं तो शायद थोड़ा सा हमको वेट फील नहीं होता है। ओके, चलिए तो वापस से साइकिलिंग स्टोरी पे जाते हैं, पहाड़ चढ़ने की तरफ जाते हैं और सिंपल एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। अगर विंड है जो मुझे पुश बैक कर रही है, दैट मींस वहां पर एयर का रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो जब आप हवा में जाके राइड करते हो तो हवा आपको पीछे की तरफ धक्का देती है, और अगर आपको स्पीड को मेंटेन करना है तो पैडल हार्डर, ज्यादा हार्ड तरीके से पैडल करना है, और अगर हवा आपके पीछे है तो आपको फॉरवर्ड पुश करेगी और आप और तेजी से आगे जाओगे। अगर मैं बात करूं रफ वर्सेस स्मूथ रोड की, यानी कि फ्रिक्शन की, तो रफ रोड की अगर बात करी जाए तो टायर्स क्या करते हैं, ज्यादा तेजी से ग्रिप करते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा रहेगा तो हमारा फायदा रहेगा। ठीक है, लेकिन समटाइम्स इट्स हार्डर टू पैडल, क्योंकि हिल्स प्लस रफनेस बोथ मेक इट टफ। On very smooth but dry road, you may pedal easily. On wet smooth road, you could slip. देखो, एक चीज है कि अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, रफ रोड बहुत ज्यादा ही रहेंगी तो भी बहुत दिक्कत है, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। स्मूथ भी रहे रफ भी रहे, ऐसा नहीं कि रफ ही रफ है तो चला ही नहीं पा रहे हैं साइकिल। आप बोलो कि मैम आपने तो कहा था रफ सरफेस में तो चल जाती है साइकिल, हम चले गए ऊबड़ खाबड़ गड्ढों में, गिर पड़े, ये क्या बात हुई। तो वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश करी जा रही है कि फ्रिक्शन बैलेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही गलत सरफेस पे जाके चलाने लगे या फिर स्लिपरी सरफेस पे जाके चलाने लगे, तो आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। ओके, अब आप नीचे आ रहे हो पहाड़ी से बिना पैडलिंग के, क्यों आ पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी आपको अपने आप नीचे खींच रही है। तो टॉप ऑफ द हिल में क्या होगा, आपने हाइट को स्टोर कर लिया, आप सबसे ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुके हो। अब इस जगह से जब आपको नीचे आना है तो ग्रेविटी वहां पर बैठी हुई है, बोल रही है बेटा तेरे को नीचे आना है, तो तू बिना पैडलिंग के भी नीचे आ सकता है। तो आप बिना पैडलिंग के वहां पर और तेजी से नीचे जाते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो इतनी स्पीड से नीचे आ रही थी कि उसको शीप्स को या फिर जो वहां पर भेड़ें थी उनको इग्नोर करने के लिए, क्योंकि वो टकरा ना जाए, उस वजह से उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। यानी कि यहां पर भी क्या हुआ, जब उसने टर्न लिया या फिर वो फोर्स के माध्यम से हैंडल को टेढ़ा मेढ़ा भी करने की कोशिश कर रही थी, तो यहां पर फोर्स ही था जो उसके बाइक की डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। ओके, चलिए अब देखो, मैंने आपसे ही कहा था कि बैलेंस्ड होना चाहिए फोर्स, बैलेंस्ड होना चाहिए फोर्स। तो दो टर्म है जो आपको ध्यान से समझनी है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें बराबर रहना, इक्वल रहना। तो जब
पुश फोर्स यानी कि यहां पर एक गेट है, ठीक है, ये गेट है। ओके, तो अगर आपने सीआईडी देखा होगा ना, तो सीआईडी में प्रद्युमन बोलता है दया दरवाजा खोलो, ठीक है, तो दया ने यहां पर फोर्स लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करी, पर ऑपोजिट साइड में एक बड़ा सा एकदम डॉन बैठा हुआ है, जिसके आदमी भी सेम वही प्रेशर लगा रहे हैं जो दया लगाने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कि एक दरवाजे पर यहां से भी सेम प्रेशर है, यहां से भी सेम फोर्स है और यहां से भी सेम फोर्स है, तो पुश और पुल फोर्स दोनों ने कैंसिल कर लिया। इसका मतलब दरवाजा खुला ही नहीं, दरवाजा टूटा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए एक बुक है, इसको प्लीज बुक ही इमेजिन करना है, यहाँ पर मेरे पास बुक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बुक है जो टेबल पे एकदम रखी हुई है, ये मेरे हाथ पे एक माउस पैड रखा हुआ है ना। अब इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ग्रेविटी इसको बराबर नीचे खींच रही है, टेबल पुशेस इट अप इक्वली, लेकिन मेरा हाथ है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि बेटा तो नीचे नहीं जाएगा, तो वहीं पर रहेगा, यानी कि मेरा हाथ इसको वहां लेकर बैठा है, पर कहीं ना कहीं ग्रेविटी उसी फोर्स से नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, तो फोर्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि वो क्या रहेगा, स्टिल रहेगा, नहीं हिलेगा। लेकिन यहीं पे अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करूं, यानी कि जब पुश फोर्स और पुल फोर्स बराबर नहीं होते हैं, जब आप पैडल करते हो तो फॉरवर्ड पुश ज्यादा होता है आपके हवा के फोर्स से या फिर फ्रिक्शन के फोर्स से, तो आपकी बाइक क्या करती है, और तेजी से आगे बढ़ती है और मूव करती है। यानी कि यहां पर पुश और पुल फोर्स बराबर नहीं है, एक कोई तो ज्यादा होगा, जो ज्यादा होगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। कहते हैं ना, जब रस्सा कस्सी वाला, जिनको नहीं पता होगा, टग ऑफ वॉर है ना, जिसमें रस्सी को पकड़ के दो टीमें खींचती हैं, तो ज्यादा जो फोर्स लगाएगा वो जीत जाएगा, जो नहीं लगा पाएगा तो वहां पर क्या रहेगा, वो रस्सी ऐसी के ऐसी स्टिल रह जाएगी, ठीक है। तो बहुत सरल भाषा में याद करना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़े से एट होम एक्सपेरिमेंट्स है, घर पे अगर करने का मन हो तो कर लेना, ठीक है। देखो, एक पेपर स्लिप टेस्ट है आपके लिए, फ्रिक्शन वर्सेस वेट के लिए। आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, टेबल पे रखना है, ओके। अब इसको क्या करना है, जेंटली पुश करना, तो वो कुछ फ्रिक्शन के साथ मूव करेगा, ओके। अब आप क्या करोगे, थिन प्लास्टिक शीट लेना या फिर वेरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर लेना टेबल पे, और फिर से उस पेपर को उसके ऊपर पुश करना, तो अब वो ज्यादा इजीली स्लाइड कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर सरफेस गीला होगा, अगर सरफेस स्लिपरी होगा, तो फ्रिक्शन को वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है बॉटल होल वाला, यहां पर आप वाटर का प्रेशर, ग्रेविटी का आइडिया समझ सकते हो। आप क्या करोगे, प्लास्टिक की बोतल को पूरा फिलअप करना पानी के साथ, और ना बॉटम में सबसे नीचे ना वहां पर छोटे छोटे होल्स बना देना, ठीक है। और उसके बाद आप नोटिस करोगे जो पानी है ना, वो हर होल से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जैसे आप बोतल को ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, जो पानी है वो और तेजी से और दूर तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रेविटी का पुल इफेक्ट है वो किस पे लग रहा है, प्रेशर पर लग रहा है। और ये टॉपिक आप कहां पढ़ोगे, अगले जो चैप्टर है उसमें भी पढ़ोगे, ठीक है। प्रेशर, विंड, स्टॉर्म्स वाले में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। बाय द वे वो लेक्चर डल चुका है, तो एक बार जाके जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, अब आता है स्विंग फीलिंग। जब झूला झूल रहे हैं ना, तो लाइटनेस फील होती है, तो आप क्या करोगे, एकदम लो स्विंग है, एकदम नीचे स्विंग रहता है ना, जिसका ज्यादा ऊंचाई नहीं रहती है, उस स्विंग पर जाकर बैठना, या फिर किसी चेयर पे बैठना जो थोड़ा बहुत स्लाइटली मूव करती होगी, और किसी को बोलना कि आपको बहुत जेंटली पुश करेगा, तो आपको फील होगा स्मॉल लाइट फीलिंग जब आप स्विंग मोशन के एकदम टॉप पर होगे, ओके। एंड देन आता है बॉल ऑन स्लोप, ग्रेविटी अलोंग स्लोप। आपको स्मूथ बोर्ड लेना है, लिफ्ट करना है वन एंड और उसको रैंप की तरह बनाना है। आप उस पर टॉय कार रखोगे और ये अपने आप नीचे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी का पुल है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको अगर घर पे करके देखना तो एक बार करके देख लेना। और लास्ट है हमारा विंड का इफेक्ट, यानी कि एयर रेजिस्टेंस। और अभी के अभी मुझे कॉमेंट करके बताओ एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया भी था सरल भाषा में, ठीक है। चलो, अब आप क्या करोगे, शीट ऑफ पेपर को अपने पास लोगे, ओके, एंड धीरे 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 फॉरवर्ड जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो ये शीट ऑफ पेपर है, ये शीट ऑफ पेपर है, ओके। आप धीरे धीरे, आपको खुद भी फील हो रहा होगा, आई होप आप मुझे देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। ये शीट ऑफ पेपर है, मैं धीरे धीरे, देखो अपने आप ही नीचे आ रहा है, अपने आप ही नीचे आ रहा है, मैं जा रही हूं और ये अपने आप नीचे आ रहा है, मतलब झुक रहा है, अपने आप नीचे झुक रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको फील हो रहा है कि एयर पुश कर रही है, ओके।
एंड जब आप और तेजी से भागोगे, अब मैं भागकर तो नहीं बता सकती, बट जब तुम और तेजी से भागोगे तो आपको समझ में आएगा जो हवा है वो और तेजी से उसको स्ट्रांगली पुश कर रही है। द फास्टर यू गो उतना ही स्ट्रांग क्या होगा, आपका पुश होगा। ठीक है, तो अब हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, मेरे साथ एक एक वर्ड अच्छे से बोलना। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल होता है। ग्रेविटी क्या होता है, वो फोर्स होता है दैट इज पुलिंग थिंग्स टुवर्ड अर्थ, कहां की तरफ, अर्थ की तरफ आपको खींच रहा है। फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स होता है दो टचिंग सरफेसेस के बीच में जो कि मोशन को स्टॉप कर देता है। एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स जो कि एयर की तरफ से आता है जो मोशन को रोकने की कोशिश करता है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, वो फोर्सेस जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, फोर्सेस जो कैंसिल नहीं करते और ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, अपहिल यानी कि ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा हार्डर होता है क्योंकि ग्रेविटी मुझे पीछे खींचने की कोशिश करती है। अगर वेट फ्लोर रहेगा तो लेस फ्रिक्शन रहेगा, यानी कि फिसलने की चांसेस ज्यादा है। अगर मैं झूले के टॉप पर पहुंच जाऊंगी तो लेस पुशअप होगा फ्रॉम सीट, तो मुझे लाइट फील होगा। तो मेमोरी हुक क्या है हमारा, GFA। G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी, F स्टैंड्स फॉर फ्रिक्शन, A स्टैंड्स फॉर एयर। और ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जब आप मूव कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है आपके लिए, अगर बाय चांस आपसे पूछ लिए जाए तो आप उसको अच्छे से एलैबोरेट करके भी वहां पे बता सकते हो। क्या है पहला सवाल, इफ अ बॉल इज रोलिंग एंड द विंड पुशेस इट फ्रॉम बिहाइंड, क्या होगा, वो और तेजी से जाएगी। इफ यू वियर रबर शूज ऑन वेट फ्लोर, तो क्या वो हेल्प करेगा, और क्यों करेगा, तो हेल्प तो करेगा क्योंकि रबर क्या करेगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगा। व्हाई डज अ कार स्लो डाउन इफ द ड्राइवर टेक्स फुट ऑफ एक्सेलरेटर, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस उसको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है आपके लिए, बाकी हम एक्स्ट्रा और भी करेंगे इसके अलावा, लेकिन इसको प्लीज एक बार प्रैक्टिस करना। क्या है पहला सवाल, मल्टीपल चॉइस है, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। आंसर बकायदा मैंने पहले से दिए हुए हैं क्योंकि हम अभी टेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना नॉलेज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 5-10 मिनट पहले ही, तो फटाक से क्या करना, बस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो सीख लो। ठीक है, सो व्हाई डू वी पैडल हार्डर व्हाइल गोइंग अपहिल, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि जब मैं ऊपर जा रही हूं, अगर मैं किसी पहाड़ी पर चढ़ रही हूं तो मुझे पैडल करने में ज्यादा मेहनत इसलिए लग रही है क्योंकि जो ग्रेविटी है वो मुझे पीछे की तरफ खींचती है अलोंग द हिल। ओके, ऑन अ वेट फ्लोर स्लिपिंग इज ईजियर बिकॉज, जब मैं गीले फ्लोर पे चल रही हूं तो वहां पर स्लिपिंग इतना आसान क्यों होता है, स्लीपिंग नहीं बोल रही हूं, स्लिपिंग बोल रही हूं, गिरना इतना आसान क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो रहता है आपके शू और आपके फ्लोर के बीच में वो कम हो जाता है। ठीक है, आपको शॉर्ट आंसर है, चलो देखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करना है एक या दो लाइन में व्हाई अ बाइसिकल मूव्स फास्टर डाउनहिल विदाउट पैडलिंग, क्योंकि क्या करता है मैम, आपने हमें बताया था ग्रेविटी जो रहती है वो बाइसिकल को नीचे की तरफ खींचती है, डाउन द स्लोप खींचती है, और ये पुल क्या करता है, बाइक की स्पीड इवन अप इवन विदाउट पैडलिंग। अगर कोई फोर्स मुझे अपने आप नीचे खींच रहा है तो मेरी स्पीड तो बढ़ी जाएगी, धड़ाम से मैं नीचे जाऊंगी, पर ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ ग्रेविटी की वजह से। ओके, फ्रिक्शन क्या होता है, आपको एग्जाम्पल दे दो स्टोरी से तो आप क्या बोलोगे, फ्रिक्शन वो फोर्स होता है, प्लीज कीवर्ड्स पर ध्यान देना, फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो दो सरफेसेस के बीच में लगता है जो कि मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टायर रबिंग ऑन रोड व्हाइल साइक्लिंग। याद है, देखो साइंस बिना एग्जाम्पल्स के नहीं जाता है। अगर स्कोर करना है तो सामने वाले व्यक्ति को बताना है कि मुझे सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, सिर्फ डेफिनेशन रट के नहीं आया हूं मैं, मुझे एग्जाम्पल्स आते हैं। ओके, हाउ डज एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट अ मूविंग साइक्लिस्ट, एक साइक्लिस्ट जो साइकिल चला रहा है तो एयर रेजिस्टेंस उसे कैसे अफेक्ट करता है, एयर रेजिस्टेंस पुशेस अगेंस्ट द साइक्लिस्ट एंड स्लोज देम डाउन, so the cyclist must paddle harder to keep speed. Okay, अब एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, प्लीज करके देखना। देखो खुद से रिसर्च करोगे, खुद से एक्टिविटी करोगे, साइंस
ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आप क्या करना, थोड़ा स्लोली वॉक करने की कोशिश करो ऑन द सेम सरफेस, जब वो ड्राई हो और जब वो हल्का सा गीला हो। ओके, एंड खुद से एक बार नोटिस करना कि आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी और उसको फ्रिक्शन के टर्म्स में खुद से एक पेपर में लिख के बताना आंसर, कि मैंने जब ड्राई फ्लोर पे चला तो मुझे क्या फील हुआ, और जब मम्मी ने हल्का सा पोंछा लगा दिया तब मुझे क्या फील हुआ। ठीक है, चलिए तो एक शॉर्ट समरी देख ले और फिर हम अपने मेन चैप्टर की तरफ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने ये सीखा मैम, फोर्सेस होते हैं पुश करना या फिर पुल करना। ठीक है, अगर आप साइकिलिंग स्टोरी की बात करोगे तो विंड यानी एयर रेजिस्टेंस ने क्या किया, राइडर के अगेंस्ट पुश किया। फ्रिक्शन ने क्या किया, टायर्स और रोड के बीच में लगा, जिससे क्या हुआ, मूवमेंट थोड़ा सा रेजिस्ट हो गया, बहुत स्पीड में चीजें नहीं हुई। और ग्रेविटी ने क्या किया, उसको हिल के कंपैरिजन में नीचे लाने की पूरी कोशिश करी बिना किसी पेडलिंग के। अगर मैं गीले सरफेस की बात करूं तो वहां पर हम इसलिए फिसलते हैं क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। और अगर मैं झूले की बात करूं तो वहां पर मुझे लाइट इसलिए फील होता है क्योंकि सीट क्या करती है, वो आपको ऊपर की तरफ धकेलती है। लेकिन जब आप नीचे की तरफ आते हो तो वही फोर्स कम हो जाता है। समझ में आया? तो यानी कि अगर आप फोर्सेस को समझ गए तो आप ये समझ पाओगे कि इस दुनिया में कुछ चीजें जो रुक रही हैं या फिर कुछ चीजें जो चल रही हैं वो किस वजह से चल रही हैं। ठीक है, इसमें मक्कारी इन्वॉल्व नहीं। अगर तुम लोग ये बोलो कि भैया हमें पढ़ाई नहीं हो रही है तो फोर्स है, ठीक है, तो वो चीज इंक्लूड नहीं है। पढ़ाई करो, ठीक है। अगर 8th अच्छा कर लिया तो 9th 10th में तुमको कोई भी नहीं रोक रहा है। 9th 10th अच्छा हो गया तो 11th 12th अच्छा हो जाएगा और मेहनत करना सीख जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे। ओके, चलो अब शुरू करें। अगर तुमको वो 5 क्वेश्चंस के सवाल जवाब समझ में आ गए हैं तो यहां से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है और यहां से हम थोड़ा हौले हौले आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा घबराना नहीं, एक्चुअली में चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, चलो। सो हमारा मेन पॉइंट है व्हाट इज अ फोर्स। अब इसको एक कहानी की तरह और एक्सपेरिमेंट के तर्ज पे समझेंगे। पहले एक एक्टिविटी को इमेजिन करो। ओके, तुम्हारे सामने एक लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स है, जैसे कि ये इन तीनों के पास है। ओके, टीचर सेज या फिर अंजलि शर्मा मैम सेज कि भैया इस बॉक्स को मूव करो इतने तरीके जितने तुमको आता है। तुमको चाहना है कि तुमको लग रहा है कि मैं डिफरेंट तरीके से इस कार्डबोर्ड बॉक्स को मूव कर सकता हूं, मूव कर सकती हूं, तो तुम उतने तरीके से मूव करो। अब तुमने हर तरीका ट्राई कर लिया, हाथ से धक्का दे लिया, रस्सी से खींच लिया, उठा लिया, यानी कि तुमने अपने सारे जितने भी तुम्हारे पास तरीके थे सबसे तुमने उस कार्डबोर्ड बॉक्स को मूव करने की कोशिश करी। ओके, तुमने क्या किया, बॉक्स को आगे फॉरवर्ड किया यानी कि पुश किया, अपनी तरफ खींचा तो पुल किया, तुमने लेफ्ट साइड से पुश किया तो वो राइट की तरफ चला गया, तुमने राइट साइड से पुल किया तो लेफ्ट की तरफ चला गया, तुमने हल्के से पुश किया तो स्लोली मूव हुआ, तुमने तेजी से हार्ड उसको पुश किया तो फास्टर मूव हुआ, तुमने उसको टेढ़ा करने की कोशिश करी, तुमने रोटेट करने की कोशिश करी, तुमने स्लाइड करने की कोशिश करी। नो मैटर तुमने कौन सी मेथड ट्राई करा, लेकिन एक चीज हर बार कॉमन थी कि आपने बॉक्स को पुश या पुल तो किया है, और यही इस कॉन्सेप्ट का हार्ट है, यानी कि दिल है। देखो, सिंपलेस्ट आइडिया मैंने आपको शुरू से बोला है। आपसे कोई भी पूछे ना कि 8th क्लास के हिसाब से, तुम हमेशा बोलोगे देखो हमको आता है फोर्स क्या होता है, फोर्स या तो पुश होता है या फिर पुल होता है, दैट्स इट। साइंस इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं बनी हुई है। यानी कि जब आप डिब्बे को पुश कर रहे हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो, फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। जब तुम डिब्बे को अपनी तरफ खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, तब भी तुम फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। और जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, यानी कि आपका बॉक्स क्या एकदम स्टिल बैठा हुआ है, शांति से वहां पर बैठा हुआ है। लेकिन मैम हमारा सवाल यह है कि बॉक्स मूव क्यों हुआ? हमने धक्का दिया, हमने पुश किया, लेकिन बॉक्स क्यों मूव हुआ? क्योंकि तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे जो हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, वो क्या कर रहे हैं, बॉक्स के ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक ऐसा फोर्स तुम्हारे द्वारा अप्लाई किया गया है। तो अगर पुश नहीं होगा, पुल नहीं होगा, तो बॉक्स कभी भी अपने आप उठ के मूव करना शुरू नहीं करने देगा। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जब भी आप बॉक्स पे कुछ भी फोर्स लगा रहे हो, इट इज अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, आपका बॉक्स मूव करेगा। लेकिन मैम हमारा सवाल ये है कि क्या ये जो फोर्स है वो हमेशा हाथ से ही लगाना पड़ेगा? जैसे कि आपने तो हमको ये बोल दिया कि कार्डबोर्ड बॉक्स पे धक्का मारा तो बॉक्स हमारा चलने लगा,
बट क्या ये फोर्स है वो हमेशा हाथों से ही लगाया जाता है? फोर्स इज नॉट ऑलवेज विथ हैंड्स। आपको कभी भी फोर्स लगाने के लिए हमेशा हाथों की जरूरत नहीं होती है। सिंपल एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर है, उन पर ध्यान दो। जैसे कि जो आपकी हवा है, ओके, वो काइट को, पतंगे जो उड़ती है ना, उनको पुश करती है, यानी कि यहां पर हवा फोर्स लगा रही है, आपके हाथ का कोई रोल नहीं है। जो आयरन नेल होती है उसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि मैग्नेट यहां पर फोर्स को अप्लाई कर रही है। ग्रेविटी की बात करें, आपको पता होगा न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा था तो क्या हुआ, वो ग्रेविटी ने नहीं किया था, वो किसने किया था? अर्थ ने किया था, और अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, एक रबर बैंड है, वो आपको, आपके फिंगर्स को क्या करता है? पुल्स योर फिंगर्स टुगेदर व्हेन स्ट्रेच। जब उसको स्ट्रेच किया जाता है तो आपकी पूरी कोशिश करता है कि आपके फिंगर्स को वो पुल करे। ओके, तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको हाथ की जरूरत पड़े, सब कुछ ना कुछ तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स आपके हाथ से भी हो सकता है, आपके पैरों से भी हो सकता है, जैसे कि बॉल को किक करना हो गया, हवा से भी हो सकता है, मैग्नेट से भी हो सकता है, ग्रेविटी से भी हो सकता है, मशीन से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है। तो बहुत सिंपल मीनिंग क्या है? फोर्स इज इक्वल टू पुश और पुल, एंड दैट इज द टेक्स्ट बुक मीनिंग। ठीक है, आप उसको और ज्यादा क्लियर करो तो पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को खुद से दूर की तरफ धक्का देते हो, दूर की तरफ धकेलते हो। तो व्हेन यू मेक समथिंग मूव अवे फ्रॉम यू। एग्जाम्पल्स के लिए, दरवाजा खुला करना, पुश करना, टॉय कार को पुश करना, पुश करना टेबल को दूसरे साइड में। ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज के हैं? आपके पुश के हैं। ठीक है, चलिए फिर पुल क्या होगा? पुश का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो जब आप किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हो, दैट इज पुल। जैसे कि पुल करना अपने स्कूल बैग के जिपर को, पुल करना ड्रॉर ओपन को, पुलिंग अ ड्रॉर ओपन मतलब होता है ड्रॉर को अपनी तरफ खींच के खोलने की कोशिश करना। जब टग ऑफ वॉर में रस्साकस्सी में रस्सी को अपनी तरफ खींचते हो, नो मोशन हैपन्स विदाउट सम पुश और पुल। इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर पुश नहीं होगा, अगर पुल नहीं होगा तो कोई भी मोशन नहीं होगा। तो पुश और पुल होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? अब मेरे साथ रिपीट करो। मैम आपने बताया था फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, रोक सकता है, तेज करा सकता है, स्लो करा सकता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। एवरीथिंग यू डू डेली हमेशा फोर्स का ही इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो चलो वापस से हम एक्टिविटी 5.1 पे चलते हैं। एनसीईआरटी आपसे क्या पूछ रही है? डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे दैन शोन? देखो, वो आपसे ये बोल रहा है कि हमने आपको 3 लोगों की इमेज दिखाई है, कोई बॉक्स को आगे की तरफ धकेल रहा है, कोई अपनी तरफ खींच रहा है। क्या तुमने अलग तरीके से बॉक्स को मूव किया? तो आइडिया यहां पर ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या ट्राई किया, कैसे ट्राई किया बॉक्स को मूव करना, लेकिन तुमको पुश तो करना पड़ा, पुल तो करना पड़ा। इसीलिए फोर्स की डेफिनेशन यहां से क्या निकल कर आई? मैम अब आपने हमको इतना पुश और पुल रटवा दिया है कि अब हमको समझ में आ गया है फोर्स इज इक्वल टू पुश करना या फिर पुल करना अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अब एक फन मिनी एक्टिविटी है जो तुम लोग अभी कर सकते हो। तुम्हारे आसपास कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, पेंसिल बॉक्स हो, बुक हो, बॉटल हो, अब उसको ना एकदम लाइटली पुश करना। ठीक है, लाइटली पुश करना। एक बार मैं देख लूं कि तुम लोगों को मैं कैसी दिख रही हूं। ठीक है, दिख रही हूं। ठीक है, इसको लाइटली पुश करना। देखो ये कैसे मूव कर रहा है, बट इसको बहुत तेजी से पुश करना तो तुमको समझ में आएगा इसका मूवमेंट फास्टर है। तुम इसको अपनी तरफ पुश करना तो अब तुमको समझ में आएगा इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। ट्राई मूविंग इट विदाउट टचिंग इट। इसको बिना छुए भी तुम मूव करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुमको क्या समझ में आएगा? तुमको ये समझ में आएगा कि मुझे जब भी फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे जब भी फोर्स लगाना पड़ रहा है, मुझे हमेशा वहां पर समझ में आएगा कि ठीक है, या तो मैं पुश कर रही हूं या तो मैं पुल कर रही हूं। ठीक है, चलिए तो अब हम जल्दी से सुपर सिंपल डेफिनेशन याद कर लेते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तुम्हें अगर फिर भी लग रहा है इतना ज्यादा पढ़ लिया, तो तुम लोग क्या कहोगे कि whenever you push or pull something, जब भी तुम किसी चीज पर पुश करते हो या पुल करते हो, आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ठीक है मैम, हम समझ गए, पुश पुल सब समझ गए, किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना सब समझ गए, पर ये फोर्स करता क्या है? क्यों हमें आप 8th क्लास में इतना परेशान कर रहे हो पढ़ा के? देखो,
क्या तुम लोग को इतना समझ में आ गया फोर्स क्या होता है? तो जल्दी रिवाइज करो, अ पुश और अ पुल। अब मैं तुमसे एक नया सवाल करती हूं, When we apply a force on something, जब मैं किसी चीज पर फोर्स लगाती हूं तो उसको क्या हो सकता है? इसके लिए आपको एक और एक्टिविटी दी है, अब इसको हम स्लोली स्लोली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये टेबल है आपके पास, ठीक है? टेबल एनसीईआरटी खोल लो अगर नहीं खोली है तो, ठीक है? ये टेबल आपको बताती है एक्शंस, कुछ एक्शंस हैं, फिर बताएगी कि उसमें पुश है या फिर पुल है, ये क्या है? फोर्स, और उसका इफेक्ट क्या है। पहला है, आपका जो फ्रेंड है वो होल्ड कर रहा है मूविंग बाइसिकल, कहां से? पीछे से, ताकि वो उसको रोक पाए। यानी कि वो कैसे रोकेगा? एक साइकिल जो मूव कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, वो पीछे खड़े होकर रोकने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, यानी कि फोर्स क्या हो रहा है? अपनी तरफ खींच रही है, तभी रोक पाएगी, है ना? तो फोर्स क्या हो गया? पुल हो गया। इफेक्ट क्या होगा? बाइसिकल या तो धीमी होगी या फिर रुक जाएगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो, आपकी बाइसिकल आगे की तरफ जा रही है, अगर आपके फ्रेंड को रोकना है तो कैसे रोकना होगा? उसको रोकने के लिए उसको अपनी तरफ खींचना रहेगा, ओके? तो वो यहां पर तो आप पुश कर रहे हो, लेकिन यहां पर उसको पुल करना पड़ेगा सेम उसी फोर्स से, तो वो पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है? तो पुल क्या है? वो फोर्स रहता है जो आपकी स्पीड को रिड्यूस कर देगा या फिर आपको कंप्लीटली स्टॉप कर देगा। तो फोर्स क्या होता है? आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर टू स्लो इट डाउन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हिटिंग अ मूविंग बॉल विथ अ बैट, एक मूविंग बॉल एकदम आपकी तरफ आ रही है और आप बन गए विराट कोहली और मारा छक्का। तो छक्का मारने का मतलब क्या हो गया? आपने बैट से उस बॉल को एकदम किक किया। किक नहीं किया, किक तो पैरों से करते हैं, आपने एकदम शॉट मारा, ओके? तो ये कौन सा टाइप हुआ फोर्स का? आपने पुश किया, यानी कि आपके बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। किस्मत अच्छी रही तो छक्का पड़ेगा, नहीं अच्छी रही तो क्या होगा? जो फील्डर है उसके हाथ में आ जाएगा, कैच हो जाएगा, ठीक है? तो जब बैट बॉल को हिट करता है तो वो बॉल को पुश करता है, और इस पुश की वजह से क्या होता है? द बॉल डजंट कीप गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, या तो वो कहीं मुड़ जाती है या फिर वो कहीं और चली जाती है। तो फोर्स आपकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ओके? अब एक फूला हुआ बलून है, उसको मैं प्रेस कर रही हूं, ओके? तो यहां पर क्या हो रहा है? पुश का फोर्स लग रहा है, बलून अपना शेप चेंज कर लेगा। जब आप किसी बलून को प्रेस कर रहे हो तो वो फ्लैटर हो जाएगा या फिर अनइवन हो जाएगा, और आपका जो पुश है उसके शेप को चेंज कर देगा। तो हाँ, हमको समझ में आ गया कि पुश क्या कर सकता है? आपके किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। अब ये टेबल जो है आप देख पा रहे हो, आपसे खुद कह रही है कि भाई साहब अगर आपके दिमाग में और कोई एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो आप भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं, आप प्लीज इसको अपने एग्जाम्स में भी ऐड कर सकते हो। एक रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप क्या समझोगे? स्ट्रेच कर रहे हो, यानी कि पुल कर रहे हो। तो रबर बैंड क्या होगी? लंबी हो जाएगी, शेप में चेंज आएगा। अगर आप फुटबॉल को किक कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर पुश फोर्स लग रहा है, तो फुटबॉल क्या होगा? मूव करना शुरू कर देगी। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था लेकिन वो मूव करने लगा। तो ये आपके इस टेबल के लिए बहुत प्यारे एग्जाम्पल्स हैं, आप प्लीज इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो इस टेबल से हम क्या समझे? सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद मैम हमको यह समझ में आया कि फोर्स बहुत सारी चीजें कर सकता है। फोर्स मोशन को शुरू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल को किक करना तो बॉल मूव करना शुरू कर देगी। मोशन को स्टॉप कर सकता है, बाइसिकल में ब्रेक लगाना, साइकिल रुक जाती है। स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। पैडलिंग हार्डर मेक्स द साइकिल गो फास्टर, लेकिन ब्रेक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, टर्निंग अ स्टीयरिंग हैंडल और हिटिंग अ बॉल विद अ बैट। और शेप को चेंज कर सकता है, क्ले को प्रेस करना, स्पंज को स्क्वीज करना या फिर रबर बैंड को स्ट्रेच करना। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए जब आप पेपर में ये चीज मेंशन करोगे। I am 100% sure you will get very good numbers. Okay? तो important idea क्या है? A force may cause one or many of these changes at the same time. जब आप फुटबॉल को किक करते हो तो वो मूव करना स्टार्ट करती है, फास्टर मूव करती है, नई डायरेक्शन में जाती है। Sometimes it changes shape slightly. Okay? Okay मैम, ठीक है। हमें एक चीज का जवाब दो। Does this mean that जब भी कहीं पर स्पीड में चेंज हो रहा होगा, जब भी कहीं पर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, जब भी कहीं पर शेप चेंज हो रहा होगा तो वहां पर फोर्स लग रहा है? आप ये कहना चाहते हो?
बिल्कुल मैं यही तो कहना चाह रही हूं, नन ऑफ दीज चेंजेस हैपन विदाउट अ फोर्स। अगर कोई चीज स्पीड अपनी बढ़ा रही है, स्लो डाउन हो रहा है, टर्न हो रहा है या फिर शेप को चेंज कर रहा है, देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गला बैठ रहा है मेरा। ओके, अब बुक आपसे ये पूछ रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब मूव नहीं कर रहा है, ओके, जैसे तुम लोग मूव नहीं कर रहे हो, ओके, इसका मतलब ये है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। हमें क्या लगता है, हम बच्चे हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर ये एक स्पीकर है, ये रखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। लेकिन करेक्ट आइडिया क्या है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तब भी वहां पर फोर्स लगा है, लेकिन वो फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। और मैंने अभी आपको बताया था बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आगे समझो, जैसे मान लो आप अपने आसपास टेबल देखो, टेबल पे बुक रखी हुई है, अब उस बुक को ग्रेविटी लगी हुई है, यानी कि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन जो टेबल को नहीं, सॉरी बुक को, तो बुक को क्या कर रही है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन वो बुक किस पे रखी है, टेबल पे रखी है। टेबल उतने ही इक्वल फोर्स उस बुक को ऊपर की तरफ खींच रही है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स किसके बराबर हो गया, अपवर्ड फोर्स के। तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसीलिए बुक जैसी की तैसी वहां पर रखी गई है। तो जो बैलेंस्ड फोर्सेस रहते हैं वो कभी भी मूवमेंट को नहीं होने देते। और जब तुम और बड़े हो जाओगे, जब 9th में आओगे, 10th में आओगे, तब उसको तुम और डीपली पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना कि बैलेंस्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिस वजह से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हिलता नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। देखो, आपने ड्रॉअर को ओपन किया, आपने पुल किया, ड्रॉअर मूव हो गया, फोर्स का मोशन शुरू हो गया। आपने रबर बैंड को स्ट्रेच किया, आपने फिर से पुल किया, शेप चेंज हो गया, फोर्स ने क्या किया, शेप को चेंज कर दिया। एक फील्डर है जिसने बॉल को रोक दिया, स्टॉप कर दिया, तो फील्डर के हैंड ने क्या किया, बॉल को पुश किया, तो बॉल स्टॉप हो गई, यानी कि फोर्स ने क्या किया, मोशन को स्टॉप कर दिया। जब आपकी मम्मी, आपके पापा चपाती बनाते, हो सकता है आप भी बनाते होंगे, तो जो बेलन होता है वो डो को, यानी कि गूंदे हुए आटे को पुश करता है, तो आपका डो क्या होता है, फैलता जाता है। फोर्स ने क्या कर दिया, शेप को चेंज कर दिया। जब आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हो तो हैंड क्या करता है, फोर्स को अप्लाई करता है, तो व्हीकल अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यानी कि फोर्स आपके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो आप जल्दी से मेरे साथ बोलना, सुपर सिंपल समरी क्या है, अ फोर्स पुश और पुल क्या कर सकता है, किसी भी चीज को मूव करवा सकता है, किसी भी चीज को रुकवा सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, बहुत सारी चीजों को एक बारी में कर सकता है। SSS, स्टार्ट, स्टॉप, स्पीड, डायरेक्शन, शेप, अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है यानी कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ऑनेस्टी के साथ प्लीज इनको अपने पास रखना। बाय चांस कभी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप इसका गाइडेंस लेके भी आंसर वहां पर क्रिएट कर सकते हो। बाकी हम जब भी इसके MCQs MIQs करेंगे इसको हम और अच्छे से एक बार देख लेंगे। ठीक है, So when does a force change the direction of an object? जब फोर्स अप्लाई किया जाता है साइड से, like hitting a ball with a bat. What happens जब आप स्पंज को प्रेस करते हो, उसका शेप चेंज होता है, क्यों, लेकिन फोर्स की वजह से। Give one example of force stopping a moving object. जब आप बाइसिकल में ब्रेक लगाते हो। Give one example of force starting motion. जब आप फुटबॉल को किक करते हो। Does a force always cause movement? नहीं, हमेशा नहीं होता। अगर फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपका रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, हुआ? ठीक है, अब हम आगे बढ़े। आई होप ये आपको आसान ही लगा होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आर फोर्सेस एंड इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स? मैम, क्या फोर्सेस दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ इंटरैक्शन होता है, मतलब कुछ दोस्ती यारी चल रही होती है उनकी? तो पहले तो एक सिंपल आइडिया समझो, फोर्स हमेशा हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है। मैम, इसका मतलब जैसे आपका ये हाथ है और आपका ये हाथ है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो मुझे लगता है मैंने सेंटेंस आधा बोला है। फोर्स हमेशा होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, लेकिन उनका इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है।
अब मैम साइंस में इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? द ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को छू रहे हैं या फिर किसी और तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल 1, तुमने एक टेबल को पुश किया, तो यहां पर ऑब्जेक्ट 1 तुम्हारा हाथ है, ऑब्जेक्ट 2 वो टेबल है, तो तुम्हारे हाथ ने क्या किया? टेबल को पुश किया, टेबल मूव हो गया, तो फोर्स अपीयर हुआ। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स यहां पर क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर वहां पर कोई टेबल नहीं होती तो आपका जो पुश था वो एम्प्टी एयर में लगता, हवा में लगता, कोई इंटरैक्शन नहीं होता, तो टेबल पे कोई फोर्स नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई टेबल है नहीं। ओके, अब आपको अगर पहली टेबल याद होगी 5.1 प्रीवियस सेक्शन की, तो वहां पर हर एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। आपका फ्रेंड बाइसिकल को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट 1 आपके फ्रेंड का हाथ हो गया, ऑब्जेक्ट 2 आपकी बाइसिकल हो गई, यानी कि यहां पर इंटरैक्शन हुआ जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट हुआ। बैट हिटिंग अ बॉल, ऑब्जेक्ट 1 बैट हो गया, ऑब्जेक्ट 2 बॉल हो गया। फोर्स क्यों अपीयर हुआ? क्योंकि वो मिले, इंटरैक्ट किया, भले कुछ सेकंड्स के लिए किया। बलून को प्रेस करना, ऑब्जेक्ट 1 आपका हाथ हो गया, ऑब्जेक्ट 2 बलून हो गया। बलून ने अपना शेप चेंज किया क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हर एग्जाम्पल में दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और यही यहां का की पॉइंट है। नो फोर्स कम्स विदाउट इंटरैक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला? अब हम बता सकते हैं मैम कि फोर्स होता है पुश करना या पुल करना किसी ऑब्जेक्ट पे, जिस रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विथ अनदर ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट डेफिनेशन है, याद रखना। सो फोर्स डज नॉट अपीयर मैजिकली, जादू से नहीं आता है, ये हमेशा तब आता है जब दो ऑब्जेक्ट्स वहां पर इन्वॉल्व होंगे। चलिए, अब देखो, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होती है फोर्स की। क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन। ओके, जिसको हम कैपिटल एन के फॉर्म में लिखते हैं। पर ये किसके नाम पर बनाई गई? सर आइजैक न्यूटन के नाम पर बनाई गई। स्मॉल एन ऐसा होता है, कैपिटल एन ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोल रही हूं कोई फोर्स है जो 5N का है, तो इसका मतलब यहां पर 5 न्यूटन्स का है। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया। ठीक है, चलिए, अब ये जो आपकी प्यारी सी बुक है वो आपसे ये पूछ रही है कि जब तुमने टेबल को पुश किया तो तुमको तुम्हारे हाथों पे भी फोर्स फील हुआ था क्या? सोचो, जब आप किसी टेबल को बहुत हार्ड तरीके से पुश करते हो तो आपको क्या लगता है कि कोई आपके हाथों को भी पुश बैक कर रहा है? हो सकता है थोड़ी बहुत चोट भी लग जाए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगता है। तो हाँ, आपके हाथ हैं वो टेबल को पुश कर रहे हैं, टेबल भी आपको पीछे की तरफ पुश कर रही है, और ये दोनों फोर्सेस क्या करते हैं? साथ में एग्जिस्ट करते हैं एज लॉन्ग एज द इंटरैक्शन कंटिन्यूज। लेकिन जब आप टेबल को पुश करना स्टॉप कर देते हो, आप इंटरैक्ट करना स्टॉप कर देते हो, अब क्या होता है? आपका फोर्स डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ तो कोई फोर्स नहीं लगा, और ये सारे फोर्सेस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और सच है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कोई दीवार है, ठीक है, तुम उसके अगेंस्ट एकदम लीन करके, एकदम ऐसे करके बैठे हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वॉल को पुश कर रहे हो, फिर वॉल क्या कर रही है? आपको पुश बैक कर रही है। अगर वॉल आपको पुश बैक नहीं करेगी ना, तुम लोग क्या करोगे? वॉल के थ्रू ही गिर जाओगे। ओके, जब आप चेयर पर बैठे हो, एक कुर्सी पर बैठे हो, तो क्या होगी? आपकी जो बॉडी है चेयर को डाउन की तरफ पुश कर रही है और चेयर तुमको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, और इस अपवर्ड पुश की वजह से तुम लोग क्या होते हो? गिरते नहीं हो। ठीक है, तुम लोग मतलब मैं भी नहीं गिरती हूं। फाइन। अ मैग्नेट पुलिंग अ नेल, एक मैग्नेट है वो नेल को अपनी तरफ खींच रही है, तो मैग्नेट क्या कर रही है? नेल को पुल कर रही है। नेल क्या कर रहा है? मैग्नेट को पुल कर रहा है, दोनों में ही फोर्स फील हो रहा है। ओके, ग्रेविटी पुलिंग अ बॉल, अर्थ क्या करती है? बॉल को अपनी तरफ खींचती है। बॉल क्या करती है? पुल्स अर्थ अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ मूव करती है। बहुत टाइनी इफेक्ट होता है, लेकिन हमको वो फील नहीं होता है। अगर आपको ये लग रहा है कि फोर्स एकदम धमाकेदार ही होता है कि सबको फील होना चाहिए, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। एकदम नल फोर्स भी लगता है जो हमको कभी कभी फील नहीं होता है। तो सुपर सिंपल समरी क्या है? फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है।
फोर्स तभी अपीयर होता है जब इन ऑब्जेक्ट्स में इंटरैक्शन होता है। जब इंटरैक्शन नहीं होगा फोर्स डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स को फोर्स फील होना चाहिए इंटरैक्शन के टाइम पे। ऐसा यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू इंटरैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। और आप कैसे याद रखोगे, अगर दो ऑब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे तो कोई फोर्स वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। चलो, When you push a wall, why do you feel the wall pushing back? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स, आपका हाथ और आपका वॉल, क्या करते हैं, फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं इंटरैक्शन के टाइम पे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है मैम? अभी आपने बताया था न्यूटन होता है। किसके नाम पर रखा गया है? जल्दी से मुझे पूरा नाम कमेंट करना, मैं चेक करूंगी। ठीक है, कैन अ सिंगल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ फोर्स बाय इटसेल्फ? नहीं, एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स वहां पर होने चाहिए इंटरैक्शन के लिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ फोर्स ड्यू टू इंटरैक्शन विदाउट टचिंग। एक मैग्नेट है जो कि नेल को अपनी तरफ पुल कर रही है बिना टच किए। ओके, चलिए मैम आपने बहुत फोर्स बता दिया, आपने बहुत बेसिक चीजें बता दी। अब जल्दी से हमको टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता दो। देखो, फोर्सेस दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट का मतलब समझते हो ना, क्या होता है? फोर्स तभी एक्ट करेगा जब ऑब्जेक्ट्स टच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। और फिर आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्स एक्ट कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट्स टच भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? टच करना। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस रहते हैं जो तभी एक्ट होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। अब ये टचिंग कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपका जो हैंड है वो टेबल को पुश कर रहा है। इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आप स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, रोप का इस्तेमाल कर रहे हो, बैट का इस्तेमाल कर रहे हो, टूल का इस्तेमाल कर रहे हो पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर टचिंग नहीं है तो कॉन्टैक्ट फोर्स कभी भी एक्ट नहीं करेगा। और आपको हमेशा याद रखना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो तरीके के फोर्सेस रहते हैं, जो कि होता है मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। आप पहले इसको समझने की कोशिश करो। मस्कुलर फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो आपकी मसल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जब भी आप वॉक कर रहे हो, जब भी आप रन कर रहे हो, जंप कर रहे हो, बैक को लिफ्ट कर रहे हो, डोर को पुश कर रहे हो, रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, खाने की बाइट ले रहे हो, बाइसिकल को राइड कर रहे हो, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं और इससे क्या होता है? फोर्स क्रिएट होता है। तो मस्कुलर फोर्स तभी काम करता है जब वहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट रहेगा। आपने बकेट को उठाया तो हैंड ने टच किया बकेट को, आपने टेबल को पुश किया, हैंड ने टच किया टेबल को, आपने रोप को पुल किया, हैंड ने टच किया रोप को। नॉट जस्ट ह्यूमंस। अगर आपको ये लग रहा है कि मस्कुलर फोर्स सिर्फ ह्यूमंस लगाते हैं तो ऐसा नहीं है, एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो आपकी काउज हैं, जो बैल होते हैं, वो कार्ट्स को पुल करते हैं, हॉर्सेस बग्गियां लेके जाते हैं, कैरेजेस लेकर आते हैं, कैमल्स आपने देखो पूरा लोड लेकर ट्रैवल करते हैं, डॉग स्लेड्स को पुल करते हैं, बर्ड्स क्या करती हैं? अपने विंग्स को फ्लैप करती है। किसका इस्तेमाल करके? मसल्स का इस्तेमाल करके। जो आपकी मछलियां रहती हैं फिन्स को मूव करती है मसल्स का इस्तेमाल करके। तो बेसिकली मसल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो अगर मैं बात कर रही हूं मस्कुलर फोर्स की, जो मेरी बॉडी के अंदर है, तो हाँ, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारा मस्कुलर फोर्स लगता है। मसल्स कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी के अंदर काम कर रही है। खाना चबा रहे हो, मस्कुलर फोर्स है। खाना एकदम निगल रहे हो, मस्कुलर फोर्स है। आपके इंटेस्टाइन में जो खाना मूव कर रहा है डाइजेस्टिव कैनाल में, मस्कुलर फोर्स है। आपके हार्ट मसल्स ब्लड को पंप कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स है। बिना मस्कुलर फोर्स के हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला है फ्रिक्शन। ओके, बहुत ध्यान से सामने देखना, स्क्रीन पर देखना। देखो, फ्रिक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से बता रही हूँ। फ्रिक्शन वो फोर्स रहता है, वो तब एक्ट करता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहते हैं, और ये हमेशा एक्ट करता है ऑपोजिट टू मोशन, यानी कि मोशन जहां है उसके ऑपोजिट जाएगा। ये कोशिश करता है कि आपकी स्पीड स्लो हो जाए या फिर खत्म हो जाए। मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई रोलिंग बॉल है, वो कुछ टाइम बाद अपने आप रुक जाती है। ओके, एक बाइसिकल है, जब आप उसमें पैडल लगाना बंद कर देते हो तो वो अपने आप रुक जाती है। रबिंग हैंड्स टुगेदर, आप जब बार बार अपने हाथों को रब करे जा रहे हो, इससे क्या होता है? हीट जनरेट होती है। जो आपकी शू की ग्रिप रहती है, वो फ्लोर को पकड़ लेता है, ग्रिप कर लेता है, ताकि हम लोग स्लिप ना हो, गिरे ना। एक कार है, वो स्टॉप करती है जब ब्रेक्स क्या करते हैं? फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं। लेकिन मैम, हमारा सवाल ये कि फ्रिक्शन होता क्यों है? देखो, इवन सरफेसेस जो आपको स्मूथ लगते हैं, उनमें भी ना थोड़े
छोटे छोटे टाइनी बम्प्स रहते हैं, जैसे कि मान लो एक सरफेस है, ठीक है, इसमें ये टाइनी बम्प्स है, या फिर मैं कहूं इरेगुलरिटीज है, एकदम स्मूथ नहीं है, आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आता है। तो जब दो सरफेसेस टच करते हैं तो ये जो बम्प्स रहते हैं ना, एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, ठीक है, और मूवमेंट को अपोज करते हैं, और यही रबिंग क्या करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। इससे आपके सामने ये आपको इमेज दिखाई दे रही है लेफ्ट में, यहां पर ये टाइनी बम्प्स दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो ऑब्वियसली बात, अगर ये स्मूथ होता तो आराम से फिसल के निकल जाता, बट ये एक दूसरे में एकदम, जैसे कि मान लो ये भी रफ है ये भी रफ है, तो चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ओके, आप फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करना। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है लेफ्ट में, ठीक है, आपको पता है वो टिफिन बॉक्स है। अब समझो, आपने एक फ्लैट ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया, जैसे कि लंच बॉक्स है किसी टेबल पे, तो आप ऑब्जर्व करोगे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा कुछ डिस्टेंस के लिए, फिर रुक जाएगा। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्रिक्शन है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में और टेबल के बीच में, वो मोशन को रोकने की कोशिश करेगा और उसको स्लो कर देगा। ओके, अब उसको आप ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करोगे तो सेम चीज वापस से होगी। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, जिसकी तरफ मैं मूव करने की कोशिश कर रही हूं उसके ऑपोजिट आपको ले जाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम किसी को पसंद करने की तरफ जा रहे हैं, पर यूनिवर्स बोल रहा है कि बेटा वो तेरे लिए सही नहीं है, दलदल में गिरेगा। तो यूनिवर्स कोशिश करता है पूरी तरीके से तुमको उससे दूर करने की, बस वो यूनिवर्स है हमारा फ्रिक्शन। और हम क्या करते हैं, बहकते हुए गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान लेते हैं अभी। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, जो आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट एक्ट करता है, आपको रोकने की कोशिश करता है कि आप लोग गिरो ना, ताकि आप लोग फिसलो ना। ओके, पर ज्यादा फ्रिक्शन भी अच्छा नहीं होता, हमेशा याद रखना। ओके, तो बैलेंस करके चलना है लाइफ को, ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है कि भैया कंघी करने का टाइम नहीं है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, नहीं यार, चिल करो, मस्त रहो, अच्छे व्यक्ति बनो और अच्छे से पढ़ाई करो, साइंस को समझो, सोशल को समझो, राइट। चलिए, अब आती है एक्टिविटी 5.4। आपको डिफरेंट सरफेसेस पे फ्रिक्शन को समझना है। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को स्लाइड करोगे सरफेस पे, जैसे कि ग्लास हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, टाइल हो गया, सैंड हो गया। अब आपको ये समझ में आएगा, स्मूथ सरफेसेस पे बहुत तेजी से मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, दूर तक जाओगे। ओके, और जो रफ सरफेस है उसमें ये जल्दी जल्दी रुक रहा है। ठीक है, रुक बाबा रुक, अरे बाबा रुक। ठीक है, तो फ्रिक्शन का हम क्या समझे कि रफ सरफेस से फ्रिक्शन ज्यादा रहता है और स्मूथ सरफेस से फ्रिक्शन कम रहता है। ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, अब फ्रिक्शन की बात करी जाए लिक्विड्स में या फिर गैसेस में, तो क्या फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड्स के बीच में रहता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। लिक्विड्स एंड गैसेस कैन आल्सो क्रिएट फ्रिक्शन। ओके, जो आपका एयर रहता है वो भी रोकने की पूरी कोशिश करता है, वो भी पुश फोर्स लगा रहा होता है, पर किसके अगेंस्ट, मूविंग कार्स के अगेंस्ट, मूविंग प्लेन्स के अगेंस्ट। जो वाटर होता है वो सेम यही फोर्स लगा रहा होता है बोट्स और शिप्स पे। स्विमर्स को फील होता है कि पानी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, साइक्लिस्ट को फील होता है कि हवा उनको रोकने की कोशिश कर रही है, और इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं, जो कि कहां पर होता है, हवा में रहता है, उसको ड्रैग या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो याद रखना कि पानी और हवा भी फ्रिक्शन लगाते हैं, ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन उसको कहा जाता है। ओके, समझ में आया इतना? चलो, लेकिन मैम इसकी वजह से होता क्या है, एरोप्लेन, जो आपके एरोप्लेन्स रहते हैं, मैं तुतला गई अभी, एरोप्लेन्स जो रहते हैं वो सामने से शार्प रहते हैं। जो आपके शिप्स रहते हैं उनमें भी पॉइंटेड फ्रंट्स रहते हैं। जो फास्ट ट्रेन्स रहती है, बुलेट ट्रेन्स रहती हैं, हैव स्मूथ शेप्स, क्योंकि ये सारे शेप्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं, विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। कुछ आवाज आ रही है, बाहर कुछ बिकने के लिए आया है, बट कोई नहीं, तुम लोग यहां पर ध्यान दो। ठीक है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, दीज आर फोर्सेस दैट एक्ट विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया ना, कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉन्टैक्ट, दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट होना, और नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है, दीज आर फोर्सेस दैट एक्ट विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, एक मैग्नेट है, वो नेल को पुल कर रहा है पर दूर से पुल कर रहा है। एक चार्ज्ड बलून है जो पेपर बिट्स को अट्रैक्ट कर रहा है पर दूर से कर रहा है। अर्थ है, वो हर चीज को नीचे लाने की कोशिश कर रही है ग्रेविटी के माध्यम से। अब इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट क्या करता
है बिना छुए किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपल कर सकता है, दूर हो सकता है। जैसे कि जो लाइक पोल्स रहते हैं वो रिपल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पे लाइक पोल्स क्या एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी दी है, उसको समझने की कोशिश करना। आप दो रिंग मैग्नेट्स को एक स्टिक पे लगाओगे विथ लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर। क्या होगा, जो टॉप मैग्नेट होगा वो फ्लोट करेगा या फिर स्टे करेगा अबव द बॉटम मैग्नेट। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करता है, बिना कॉन्टैक्ट के एक्ट करता है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स क्यों होता है, ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज क्या करते हैं, वो तब क्रिएट होते हैं जब आप दो मटेरियल्स को रब करते हो। एग्जांपल के लिए आप रब करोगे प्लास्टिक स्केल को विथ पॉलिथीन और उसको आप स्मॉल पेपर पीसेस के पास लेकर आओगे। पेपर पीसेस अपने आप ऊपर आके उठेंगे और वो आपकी जो आपकी स्केल है उसे चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रबिंग क्या करता है, चार्जेस को क्रिएट करता है स्केल पे, और चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट को बिना किसी टच के। ठीक है, चलिए अब एक एक्टिविटी है दो बलून्स की। आपको दो बलून्स को रब करना है, किससे, वूल से, और उनको लटका देना। अब वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि रिपल करने की कोशिश करेंगे। तो जो रब्ड बलून रहेगा और जो क्लॉथ रहेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ रूल्स होते हैं स्टैटिक चार्जेस के, कि लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स रहता है। ठीक है, अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स रहता है जिससे कि जो आपकी अर्थ है, आपकी जो पृथ्वी है, वो हर चीज नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर। एग्जाम्पल के लिए, एक जो बॉल आपने ऊपर फेंकी वो नीचे ही आएगी। एक जो सेब है वो क्या करेगा, ट्री से नीचे ही गिरेगा। अगर आप ग्राउंड पे हो, यू स्टे ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग। वाटर क्या होता है, वो नीचे ही आता है। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया, एक बॉल को उठा के ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी, नो मैटर आपने कितना भी ऊपर उसको फेंका होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ हमेशा कॉन्स्टेंटली उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है, और ये जो फोर्स जो अर्थ लगा रही है उसको मैं कहती हूं ग्रेविटी। ओके, तो हमेशा याद रखना, ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, उसको कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेविटी एक्ट्स ऑन एवरीथिंग, हर उस चीज पे एक्ट करती है जिसमें मास होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो ऊपर जाएगा, स्लो होगा, स्टॉप होगा, डायरेक्शन को बदलेगा, फिर नीचे आ जाएगा। और ये जो होल जर्नी जो अभी ऑब्जेक्ट ने फॉलो करी, गो अप, स्लो डाउन, स्टॉप, चेंज डायरेक्शन, कम बैक डाउन, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, कॉन्टैक्ट फोर्स को टचिंग की जरूरत है, मस्कुलर फोर्स फ्रिक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्टेंस से लग जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट मतलब टच करना हो गया, मसल और फ्रिक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कोई टच नहीं होगा, मैग्नेट, चार्ज एंड ग्रेविटी। ओके, तो जल्दी से कुछ क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने हैं। व्हाई डज फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू मोशन, क्योंकि वो ट्राई करता है ताकि वो रोक सके या फिर स्लो कर सके मूवमेंट को। इज मस्कुलर फोर्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर हाँ तो क्यों, हाँ वो मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है क्योंकि वो तभी एक्ट करता है जब दो बॉडी पार्ट एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, give one example of non-contact force, a magnetic attracting an iron nail. Why do aeroplanes have pointed fronts, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके एयर रेजिस्टेंस के लिए। What makes a thrown ball fall back to earth, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट हम अपने लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, वेट और उसके मेजरमेंट को समझ लेते हैं। देखो, इसको शुरू करने से पहले एक चीज जो तुमको हमेशा याद रखनी है, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और मैंने आपसे क्या कहा था, वो जिस फोर्स को अप्लाई कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, उसे मैं कहती हूं पुलिंग फोर्स, लेकिन उसका एक नाम होता है जो कि है ग्रेविटी। अब मैं इस आइडिया का इस्तेमाल करूंगी वेट को समझने में। देखो, वेट क्या होता है, अगर मैं बोल रही हूं कि इस ऑब्जेक्ट का वेट है, अगर मैं बोल रही हूं कि मेरा वेट है, इसका मतलब क्या होता है, ये वो फोर्स होता है, ये वो फोर्स होता है जिसके साथ जो अर्थ रहता है वो पुल करता है एक ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इटसेल्फ।
क्या बोला मैंने? वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है विथ विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। वेट कोई साइज नहीं होता, वेट ये नहीं बताता कोई चीज कितनी बड़ी दिखती है, वेट कोई मास नहीं होता, इसको हम बाद में समझेंगे मास क्या होता है। वेट एक फोर्स होता है जो कि अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, प्लीज 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 ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। वेट एक पुलिंग फोर्स होता है जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अब अगर वेट फोर्स है तो मैंने आपसे क्या कहा था, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? मैंने आपसे कहा था न्यूटन होगी, एन होगा। एग्जाम्पल के लिए एक बुक का वेट 5 एन हो सकता है क्योंकि अर्थ उसको पुल कर रही है विथ 5 न्यूटन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वेट क्या होता है? पुलिंग फोर्स होता है बाय अर्थ, ओके। अब वेट क्या मेजर करता है कि कितना स्ट्रांगली जो आपकी अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है। तो अर्थ क्या करेगा? स्ट्रांगली पुल करेगा तो वेट ज्यादा होगा, अर्थ अगर वीकली पुल करेगा तो वेट कम होगा। अब मैम एक बात बताओ, जो हमारी अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स को इक्वल फोर्स की तरह पुल करती है, तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दी है अपनी एनसीईआरटी में। हम वेट को समझने की कोशिश करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के माध्यम से, ठीक है। आपके पास एक स्प्रिंग रहेगी और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, पेंसिल बॉक्स ले लो, स्टोन ले लो, टिफिन बॉक्स ले लो, ठीक है। तो आप एक कीले में स्प्रिंग को हैंग करोगे और फिर एक ऑब्जेक्ट को हैंग करोगे स्प्रिंग के लोअर एंड पे, ओके। तो क्या ऑब्जर्व करोगे? स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, ओके। क्यों हो रही है? क्योंकि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, इससे क्या होगा? स्प्रिंग भी नीचे की तरफ खींचेगी। अब वहां पर तुम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हैंग कर दो, क्या स्प्रिंग अभी भी सेम अमाउंट में स्ट्रेच हो रही है? नहीं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को अपने अपने तरीके से। तो अर्थ क्या, इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ है वो उनको क्या कर रही है? डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से अपनी तरफ पुल कर रही है। तो हाँ, ये बात सच है कि सारे ऑब्जेक्ट्स का सेम वेट नहीं होता। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना भारी ऑब्जेक्ट रहेगा, स्प्रिंग उतनी ज्यादा स्ट्रेच होगी, पर जितना हल्का ऑब्जेक्ट रहेगा स्प्रिंग उतनी ही कम स्ट्रेच होगी। इससे क्या प्रूव होता है कि अर्थ कभी भी सारे ऑब्जेक्ट्स को इक्वली नीचे पुल नहीं करती है, वेट डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट पे। तो क्या हम स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं वेट को मेजर करने के लिए? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हो। इफ द स्प्रिंग्स स्ट्रेच इज मार्क्ड विथ अ स्केल, ये क्या हो जाएगा? स्प्रिंग बैलेंस बन जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो कि वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक स्प्रिंग फिक्स्ड रहता है एक एंड पे, एक में हुक रहता है लोअर एंड पे, एक स्केल रहती है साइड में जो कि न्यूटन्स को दर्शाता है। कभी कभी दूसरा स्केल भी शो करता है मास को ग्राम्स में। तो जब आप हुक में किसी ऑब्जेक्ट को अटैच करते हो, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है, पॉइंटर आपको वेट दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर पॉइंटर बोल रहा है कि 4n है, इसका मतलब वेट कितना हो गया? 4 न्यूटन्स हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी एक्टिविटी है, इसको और देख लेते हैं। फिर इसको समझना खैर इतना जरूरी नहीं है, बट हमारी एनसीईआरटी में है तो इसको हम समझ लेते हैं एक बार। अगर मुझे स्प्रिंग बैलेंस के रेंज को समझना है तो इस पिक्चर में जो आपको स्प्रिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है उसको बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर? तो वो कर सकता है 10 न्यूटन, ओके। इसका मतलब इसका रेंज कितना है? 0 से 10 न्यूटन है। तो अगर आप इसमें कुछ भी हैवियर टांगोगे 10 न्यूटन से ज्यादा, तो हो सकता है आपकी स्प्रिंग टूट जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना है कि स्मॉलेस्ट वेट कितना मेजर कर सकता है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें बिग मार्क्स देखेंगे, 1 न्यूटन 1 एन का डिफरेंस। एग्जाम्पल, 0 से 1 न्यूटन के बीच में मुझे 1 न्यूटन मिलेगा। अब आप क्या करोगे? काउंट करोगे नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स जो कि बिग मार्क्स के बीच में है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 0, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर यहां पर है 0 1, ओके। तो यानी कि यहां पर 1 न्यूटन डिवाइड बाय 5 होगा तो क्या निकल कर आएगा? 0.2n। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो स्मॉलेस्ट वेट निकल कर आएगा वो 0.2 न्यूटन निकल कर आएगा। तो एवरी स्प्रिंग बैलेंस जो आपके लैब में रहेगा उसमें डिफरेंट मैक्सिमम रेंजेस हो सकती हैं, डिफरेंट स्मॉलेस्ट डिवीजन हो सकते हैं। तो आपको हमेशा अपना इंस्ट्रूमेंट चेक करना चाहिए उसको यूज करने के पहले, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, जब आपको वेट को मेजर करना है तो आप क्या करोगे? कुछ ऑब्जेक्ट्स लोगे, जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल हो गई, इरेजर हो गया, स्मॉल स्टोन हो गया, और
ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के हुक पे टांग दोगे, ओके, एंड वेट करोगे जब तक आपका पॉइंटर स्टेबल ना हो जाए, फिर नंबर ऑफ स्केल को आप रीड करोगे और अपनी टेबल में राइट करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पेंसिल बॉक्स को टांगा तो वो निकला 2.4 न्यूटन, वाटर बॉटल को टांगा तो वो निकला 5.8 न्यूटन। अब आपको पता है कि वेट को आप कैसे मेजर कर सकते हो, पर हाँ ये थ्योरी में पढ़ाना इतना आसान नहीं है, मुझे पता है प्रैक्टिकल करके ही समझाया जा सकता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल करना। तो प्लीज जब भी आपको स्कूल में टाइम मिले एक बार टीचर को जरूर बोलना कि मैम या फिर सर प्लीज हमको एक बार करवा दो, अंजलि मैम हमको प्रैक्टिकल नहीं करवा पाई, ठीक है, एक बार प्लीज कोशिश करना, ठीक है। या फिर घर पे अगर आपके यहाँ स्प्रिंग बैलेंस हो तो एक बार पापा मम्मी के हेल्प से इसको प्लीज एक बार देखना, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं। चलो अब मुझे मास को मेजर करना है स्प्रिंग बैलेंस की मदद से। कुछ स्प्रिंग बैलेंसेस में वेट स्केल होता है न्यूटन में, कुछ में होता है ग्राम में, ग्राम मतलब मास होता है। तो ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि वेट और मास एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं बट सेम नहीं होते, ओके। लेकिन मैम मास और वेट में क्या डिफरेंस रहता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। देखो, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो मास होता है। इसकी यूनिट होती है ग्राम या फिर किलोग्राम। अब जो मास रहता है वो जगह के हिसाब से बदल नहीं जाता है। जो मेरा मास अर्थ में रहेगा वही सेम मास मेरा मैं मून में जाऊंगी तो भी रहेगा, वही सेम मास मेरा मार्स में रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जो 1 किलोग्राम की ब्रिक है वो हर जगह 1 किलोग्राम ही रहेगी। लेकिन वेट मैंने क्या कहा था? वेट एक पुलिंग फोर्स है अर्थ का जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा होता है जिसकी यूनिट न्यूटन है। तो वेट हमेशा चेंज होता है जगह बाय जगह। जैसे कि ग्रेविटी है वो अर्थ की अलग है, कहीं और की अलग होगी। एग्जाम्पल के लिए 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन अर्थ पे है तो हो सकता है वो 1.6 न्यूटन मून पे हो जाए, 25.4 न्यूटन जुपिटर पे जाकर हो जाए। तो वेट किस पर डिपेंड करता है? हाउ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इज इन दैट प्लेस। तो मास हमेशा सेम रहता है लेकिन वेट चेंज रहता है। ये प्लीज हमेशा याद रखना, मास स्टेज सेम लेकिन वेट हमेशा चेंज रहता है। लेकिन मैम एक बात बताओ, जो लोग हैं वो हमेशा ये क्यों कहते हैं कि इसका 10 किलोग्राम वेट है, इसका 50 किलोग्राम वेट है? क्योंकि हर दिन के कॉन्वर्सेशन में लोग वर्ड वेट का इस्तेमाल करते हैं, मास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइंटिफिकली 10 केजी का मतलब मास होता है, 10 न्यूटन का मतलब वेट होता है। पर डेली लाइफ में इतना कोई लोड किसी ने लिया नहीं, बोला कि ठीक है यार 10 किलोग्राम वेट होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट एक्चुअली में 10 किलोग्राम क्या होता है? मास होता है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया? वेट का मतलब होता है फोर्स। क्या फोर्स? जो कि अर्थ लगा रही है किस चीज पे? ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। क्यों लगा रही है? नीचे खींचने के लिए। वेट को आप किस में मेजर करोगे? न्यूटन में मेजर करोगे। स्प्रिंग बैलेंस वेट को मेजर करता है। स्प्रिंग स्ट्रेचेस मोर अगर वेट ज्यादा होगा। मास का मतलब मैटर होता है, वेट का मतलब पुल करना होता है। मास कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज करता है, प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो वेट रहता है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट रहता है क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी रहती है। तो अब कुछ क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एसआई यूनिट क्या होता है वेट का? न्यूटन होता है। क्या वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे? हाँ करता है, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा वेट होगा। व्हाई डज अ स्प्रिंग स्ट्रेच मोर जब हैवियर ऑब्जेक्ट हंग किया जाता है? क्योंकि अर्थ पुल्स द हैवियर ऑब्जेक्ट विद अ लार्जर फोर्स। मास ऑफ अ स्टोन इज 1 kg, तो अप्रोक्सीमेट वेट क्या होगा उसका अर्थ पे? 10 न्यूटन होगा। व्हाई इज वेट डिफरेंट ऑन द मून? क्योंकि मून की ग्रेविटी वीक होती है, अर्थ जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अब सबसे लास्ट टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। देखो सबसे पहले एक चीज को समझो, कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपके पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हो, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल रहती है। कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो बॉटम में जाके डूब जाते हैं, जैसे कि पत्थर होता है। तो ग्रेविटी क्या करती है? हर चीज को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है, राइट? देन व्हाई डोंट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम? कुछ ऊपर क्यों तैर रहे होते हैं, सारे के सारे डूब क्यों नहीं जाते हैं? तो इसको आप समझने की कोशिश करो। एक बकेट को इमेजिन करो जिसमें खूब सारा पानी है। अब आप क्या करोगे? अपना हैंड उसमें डालोगे और मूव करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका हाथ भी ना पुशिंग बैक हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है।
व्हेन यू ट्राई टू टेक आउट अ मग फुल ऑफ वाटर, जब तुम फुल ऑफ वाटर पानी निकालने की कोशिश करते हो तो मग फील करता है लाइटर इनसाइड वाटर, और जैसे बाहर निकालोगे वो भारी भारी फील होता है। इसका मतलब क्या होता है, वाटर क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जब आप उसमें क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को डालते हो, और ये जो अपवर्ड पुश रहता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो पुश आता है, ये बहुत बहुत जरूरी है। कैसे, समझो, पहले ये समझो कि ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है। एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल है जिसकी लिड आपने बहुत टाइटली क्लोज कर दी है, और एक बकेट फुल ऑफ वाटर है आपके पास। आपने क्या किया, पुश द वाटर डाउन इनसाइड द वाटर, आपने बॉटल को पानी के अंदर पुश किया, ठीक है। आपको क्या फील हुआ, आपको एक अपवर्ड पुश फील होगा, आपको अंदर, आपको समझ में आएगा कि पानी की तरफ से कोई फोर्स है जो मुझ पर लगाया जा रहा है। अब आप बॉटल को छोड़ दो, क्या होगा, बॉटल अपने आप उछल के अपने आप ऊपर आ जाएगी। पर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वाटर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, आपकी बॉटल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, और इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं, या फिर बॉयंट फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब होता है, आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछेगा तो आप बताओगे, द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। हर लिक्विड, चाहे पानी हो, चाहे तेल हो, चाहे दूध हो, वो हमेशा अपवर्ड फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि उसके अंदर डाला गया है। तो हमेशा याद रखना है, दो फोर्स एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर वो लिक्विड के अंदर होता है। जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यानी कि वेट वाला फोर्स लगेगा, वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा, और दूसरा लगेगा बॉयंट फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेगा। दीज टू फोर्सेस डिसाइड कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। तो क्या याद रखोगे, दो फोर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, दो फोर्स लगते हैं। लेकिन मैम ये तो बताओ कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा, जब आपका बॉयंट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा। बॉयंट फोर्स कौन सा है, जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। ग्रेविटेशनल कौन सा, जो नीचे की तरफ खींच रहा है। तो अगर जो ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है वो ज्यादा है, इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट तैरेगा। अ सील्ड एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल जो फ्लोट करेगी, इसका एग्जाम्पल है। लेकिन ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा, जब मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स बॉयंट फोर्स से ज्यादा होगा। तो अगर डाउनवर्ड खींचने वाला फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा तेजी से जाएगा तो क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। जैसे कि स्टोन क्या होता है, सिंक हो जाता है, क्योंकि उसका वेट यानी कि ग्रेविटी का पुल ज्यादा होता है देन वाटर के अपवर्ड पुश से। ओके, नाउ व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट स्टे इन द मिडिल और न्यूट्रल। मैम पहले एक बात बताओ, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिडिल या फिर न्यूट्रल में कब स्टे करता है, जब बुआंट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ना आपका ऑब्जेक्ट डूबेगा ना फ्लोट करेगा, फिक्स्ड डेप्थ में रहेगा। और ये आइडिया आपकी हेल्प करेगा हायर क्लासेस में डेंसिटी को समझने में। एक और चीज आपको समझनी है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। एक बहुत फेमस ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते जिन्होंने बहुत अच्छी चीज डिस्कवर करी थी। जब एक ऑब्जेक्ट फुल्ली या पार्टली लिक्विड के अंदर होता है तो वो अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम बुआंट फोर्स बोलते हैं, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं आर्किमिड्स प्रिंसिपल। ये बहुत जरूरी है, प्लीज इसको ध्यान देना, ठीक है। जो बुआंट फोर्स रहता है उसका संबंध किससे है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल से है। तो इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ, इमेजिन आपने जेंटली एक बकेट ऑफ वाटर में स्टोन को डाला, ठीक है। स्टोन ने वाटर को पुश किया आउट ऑफ द वे। अब अमाउंट ऑफ वाटर जो कि पुश किया गया है उसका कुछ वेट होगा। अब आप दोनों को कंपेयर करो, वेट ऑफ द स्टोन एंड वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। तो अगर वेट ऑफ स्टोन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर से ज्यादा होगा तो स्टोन डूब जाएगा, लेकिन अगर वेट ऑफ स्टोन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर से कम होगा तो स्टोन फ्लोट होगा, और अगर वो इक्वल रहेंगे तो स्टोन हमेशा आपका मिडिल में रहेगा। और यही एक्चुअल साइंटिफिक रूल है बिहाइंड फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ओके, अच्छा, एक प्यूमिस स्टोन होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि रॉक्स जो कि फ्लोट करते हैं। कुछ रॉक्स होते हैं जो पानी में तैर भी सकते हैं। ये वोल्केनिक इरप्शन, जब आपका वोल्केनो आता है उस टाइम पे फॉर्म किए जाते हैं। तो लावा क्या होता है, ठंडा होता है हल्का हल्का, और ट्रैप कर लेता है एयर बबल्स को। ओके, अब रॉक क्या होते हैं, हल्के होते जाते हैं और एयर पॉकेट्स में बहुत सारे बन जाते हैं। अब इसकी डेंसिटी वाटर से कम है, इसीलिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है। उससे बहुत सारे लोगों को सरप्राइज फील होता है कि अरे बाप रे, कोई पत्थर है जो तैर भी सकता है। बट ये सेम रूल फॉलो करता है, जब उसका बुआंट फोर्स ग्रेटर देन वेट ऑफ द रॉक होगा, इसका मतलब रॉक क्या होगा, फ्लोट होगा। ठीक है, चलिए
तो फ्लोटिंग सिंकिंग की सुपर सिंपल समरी क्या निकल कर आई, वाटर पुश करता है अपवर्ड इन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब कौन सा फोर्स है, बुआंट फोर्स है। ग्रेविटी क्या करती है, ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है। अगर अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट स्टे करेगा इनसाइड एट अ फिक्स लेवल। बुआंट फोर्स डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है हाउ मच अपवर्ड फोर्स लिक्विड गिव्स। सम ऑब्जेक्ट्स लाइक pumice float because they are less dense than water. Okay? तो हमारे पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं। फोर्स होता है पुश या पुल। ये क्यों होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। सिंबल इसका कैपिटल एन होता है। फोर्स एक्ट करता है कॉन्टैक्ट भी और विदाउट कॉन्टैक्ट भी। टचिंग मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, टच में नहीं है मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन होता है। नॉन कॉन्टैक्ट एग्जांपल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फोर्स चेंज कर सकता है स्पीड को, डायरेक्शन को, शेप को। फ्रिक्शन ऑपोजिट मोशन, एक्ट्स ऑपोजिट टू मूवमेंट। ये इरेगुलरिटीज के टाइम पर होता है बिटवीन टचिंग सर्फेसेस। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं विदाउट टचिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं विदाउट टचिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ पुल करती है हर चीज को डाउनवर्ड, हमेशा अट्रैक्टिव होती है। और वेट क्या है, फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर मैं मास वर्सेस वेट की बात करूं, मास हर जगह सेम रहता है लेकिन वेट हमेशा चेंज होता है, हर जगह से हर जगह पर बदलता रहता है। और लास्ट में वी हैव अपथ्रस्ट या फिर बुआंट फोर्स, एक लिक्विड रहता है जो कि आपको ऊपर की तरफ पुश करता है। यही डिसाइड करता है फ्लोटिंग को और सिंकिंग को। ठीक है, अब देखो चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा था। तुमको कुछ भी डाउट होता है, आप लोग को कुछ भी डाउट होता है, बिंदास कमेंट करो कि मैम एक बार ये चीज वापस एक्सप्लेन कर दो, आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। और इसको हम एक बार क्विक रिवीजन में एग्जाम्स के टाइम पे एक बार और खत्म करेंगे और बहुत जल्दी हम क्वेश्चन आंसर्स भी इसके लेकर आएंगे। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। और सोशल की भी पूरी प्लेलिस्ट डल चुकी है, प्लीज सोशल के सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लो वन शॉट से। और अपना खूब सारा ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इंस्टाग्राम पर अंजलि ममता शर्मा करके मेरा नाम है, कुछ भी डाउट हो तो हम वहां पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।